नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए बिपिन बिहारी मिश्र की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है प्रतियोगी। माँ बाप ने बड़े शौक से विघ्नराज नाम रखा था। उन्हें मालूम था कि बाबू विघ्नराज तालचर ट्रेन की तरह रुक रुक कर एक एक क्लास पार करेंगे। मैट्रिक पास करते करते वह 20 वर्ष का हो गया। धूप घास की तरह चेहरे पर मूछ दाढ़ी उग आई। मन तितली की तरह उड़ने लगा। कॉलेज में 3 वर्ष पार करते न करते पूरा फेमस। सभी जान गए बाबू विघ्नराज को। परीक्षा हाल में कलम के साथ साथ चाकू भी चलाया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसके जिगरी दोस्त अमरेश ने आकर समझाया, भाई इस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मान लो कांत कूद कर किसी तरह हम लोगों ने बीए पास कर लिया तो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर या हवलदार ही तो होंगे। रोज मंत्री को 100 सलाम ठोकना होगा, बात बात पर डांट फटकार और कदम कदम पर ट्रांसफ़र की धमकी। इस गुलामी से तो अच्छा है चलो राजनीति करेंगे। वह किशोर है ना, अरे वही हमारा नौला, 3 बार बीए में फेल हुआ, आज एमएलए है, आगे पीछे गाड़ी चक्कर काटती फिरती है। लक्ष्मी रात दिन घर आंगन में घुंघरू खनकाती रहती है। बड़े बड़े ऑफिसर चारों पहर खुशामद करते रहते हैं। लेकिन भाई अमरू, पॉलिटिक्स करना क्या इतना आसान है? आज जो लोग चारों खुर छूकर जुहार करेंगे वे ही लोग पान से चूना खिसकते मात्र जूते की माला पहनाने पर उतारू हो जाएंगे। लोगों ने उन्हें जूता का हार पहनाकर पूरा गांव घुमाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह सरपंच की बोलती बंद हो गई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन कसम खा ली कि कुछ भी करूँगा किंतु पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। अरे नहीं रे भाई, अगर ठीक से राजनीति करने का हुनर सीख लिया तो जूते का हार क्यों पहनेगा? लोग फूलों की माला लिए बाट जोहेंगे। बस 4-5 वर्ष पावर में रह जाने पर सिनेमा हॉल से लेकर पेट्रोल पंप तक बनवा लेगा। उसके बाद 7 पुश्त तक आराम से खीर पूड़ी उड़ाता रहेगा। तो तैयार हो जा, बाकी इंतजाम मैं करूँगा। मेरी भाभी के मामू के लड़के के छोटे भाई के मौसिया ससुर का लड़का अरुण भाई पक्का पॉलिटिशियन है। उससे 1 आध साल की ट्रेनिंग लेने पर मंत्री एमएलए खुद हमारे पास दौड़े आएंगे। हमारे हाथ में वोट है और जब हम लोग वोट जुगाड़ करेंगे तभी तो वो लोग एमएलए मंत्री होंगे। नहीं अमरू, मंत्री की बात मत कर। एक बार गया था मंत्री से भेंट करने, 2 घंटा इंतजार करना पड़ा और उसके बाद संतरी ने आकर गाय गोरू की तरह खदेड़ दिया। ओह, तू हर जगह गोबर ही माखता है। यदि किसी सही आदमी को लेकर जाता तो वही संतरी तुझे सलाम बजाता। अरे भाई, मंत्री तो गुलाब के गाछ हैं। तू अगर फूल तोड़ने के बजाय कांटों में हाथ लगाएगा तो इसमें गुलाब गाछ का क्या दोष है? अमरेश के तर्क के आगे विघ्नराज का कुछ नहीं चला। वह राजी हो गया। दोनों अरुण भाई के दरबार में पहुँचे। पैकेट से थोड़ा सा पान पराग निकाल कर मुँह में लेते हुए अरुण भाई ने कहा, वह सामने बिजली का खंभा दिखलाई पड़ रहा है, जानते हो एक चींटी को उस पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? वह सीधे तो ऊपर नहीं पहुंच सकती, कई बार गिरेगी, फिर उठेगी, तब कहीं ऊपर पहुंच पाएगी। पॉलिटिक्स में भी उसी तरह उठोगे, गिरोगे और फिर चढ़ने की कोशिश करोगे, तब कहीं जाकर ऊपर पहुंच पाओगे। इसमें काफ़ी वक्त लगता है। यहाँ एक रात में दाढ़ी लंबी नहीं हो जाती, समय लगता है। राजनीति के सभी दांव पेच सीखने पड़ते हैं। दक्षता प्राप्त करने के पहले 1000 बार धरना, स्ट्राइक, घेराव, लाठीचार्ज के दौर से गुजरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? विघ्नराज सोच में पड़ गया। सब तो बर्दाश्त कर लेंगे किंतु पुलिस के लंबे डंडे का जबरदस्त प्रहार, नारे बाबा ना, मुझे नहीं करनी है राजनीति। अमरेश ने विघ्नराज के चेहरे पर उभरती हुई झिझक की रेखाओं को परखा। झट से उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया और आगे बढ़कर बोला, भाई आप आग में कूदने के लिए कहेंगे तो हम कूद जाएंगे, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अरुण बाबू के दल में शामिल होते ही दोनों को रास्ता रोकने का काम मिल गया। सामंत टोला कॉलेज को मिलने वाला सरकारी अनुदान, बिजली की अबाध आपूर्ति आदि मामलों को लेकर कॉलेज के लड़कों ने रास्ता रोको अभियान की योजना बनाई। अरुण बाबू ने 300 रुपये पकड़ाते हुए उनसे कहा, देखो रास्ता रोको अभियान शुरू करने पर पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि आकर बहुत कुछ कहेंगे, बहुत तरह से समझाएंगे, धमकाएंगे, किंतु कुछ नहीं सुनना। जब तक मैं न कहूँ रास्ता रोके रखना। सुबह 6 बजे से संध्या 6 बजे तक बिल्कुल चक्का जाम, एक भी गाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए।
गाड़ी बंद होने पर ही सरकार की नींद टूटेगी। एक डेगची में चूड़ा और गुड़ रेड़ी रखना, भूख लगने पर पहले खुद खाना और मांगने पर दूसरे लड़कों को भी खिलाना, किंतु एक पल के लिए भी रास्ता छोड़कर कहीं मत जाना। योजना के अनुसार लगभग 50 लड़के नेशनल हाईवे को रोककर बैठ गए। सबसे सामने विघ्नराज और अमरेश थे। उन लोगों ने मन ही मन कसम खाई थी कि सिर भले ही उतर आए किंतु पीछे नहीं हटेंगे। देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियां एक के बाद आकर खड़ी हो गई। पुलिस आई, मजिस्ट्रेट आए। उन लोगों ने बहुत समझाया किंतु लड़कों के कानों पर जू नहीं रेंगी। सब उसी तरह डटे रहे। ड्राइवरों के नेता आगे आकर बोले, सर आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए, हम लोग इन्हें समझ लेंगे, जिंदगी याद रखेंगे इस रास्ता रोको अभियान को। लेकिन कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, धीरज से काम लेना, मजिस्ट्रेट साहब ने समझाया। 3-4 घंटे बाद अरुण बाबू आए। उन्होंने लड़कों को बताया कि सरकार ने हमारी सारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया है। लड़कों ने अरुण बाबू का इशारा पाते ही रास्ता रोको अभियान समाप्त कर दिया। बांध के टूटते ही जैसे पानी का रेला हरहरा कर आगे की ओर भागता है, उसी तरह उस राजपथ पर गाड़ियों की लंबी कतार आगे बढ़ गई। अरे वाह, तुम लोग दिन भर यहाँ धूप बतास में कूद फांद करते रहे और तुम्हारे अरुण भाई पार्टी वाले से 5,000 रुपये ऐंठ गए। विरोधी पार्टी के एक छोटे भैया ने आकर जब उन लोगों से कहा तो उन लोगों ने अपना माथा पेट लिया। विरोधी नेता की बातें सुनकर विघ्नराज ने अमरेश से कहा, बात सच लगती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें 6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक रास्ता रोकने के लिए कहा गया था और खुद तुम्हारे अरुण भाई ने 10 बजे दिन में ही आंदोलन क्यों तोड़ दिया। जब दोनों ने जाकर अरुण बाबू से इसके बारे में पूछा तो उनके आदमी ने उन्हें वहां से धक्का मारकर बाहर कर दिया। रास्ता रोको अभियान की खबर गांव तक पहुंच गई और जब विघ्नराज अपने गांव पहुंचा तो बाप ने खूब पिटाई की। विघ्नराज रात को ही गांव छोड़कर अमरेश के पास शहर लौट गया। विघ्नराज ने अमरेश से कहा, भाई कोई और रास्ता निकालो, ये पॉलिटिक्स मुझसे नहीं होगी। ऐसा कोई धंधा बताओ जिसमें हर्रे लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, बस 1-2 साल में किसी तरह हम लोग लखपति बन जाएं। अमरेश कुछ देर सोचता रहा। हठात उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। वह मुस्कुराता हुआ बोला, अरे विघ्न, तूने कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? तुझ जैसा सुंदर चेहरे वाले कितने लोग हैं। खबर मिलते ही लड़की वाले प्रस्ताव लेकर दौड़ेंगे तेरे पास। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, विघ्नराज ने कहा। शादी करने के लिए तुझे कौन कहता है? तो हम लोग विवाह करने का व्यवसाय करेंगे। विवाह होते ही उड़न छू, फिर कौन खोज पाएगा। अगर पकड़े गए, कलकत्ता बम्बई जैसे बड़े महानगरों में कौन किसे पहचानता है। हम लोग अपना अपना नाम बदल लेंगे। दोनों इस नए धंधे के लिए एक मत हो गए। बाहर जाने के लिए खर्च का जुगाड़ अमरेश ने किया। अपने बाप को ले जाने का उसने क्या पाठ पढ़ाया कि उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर 5,000 रुपये का जुगाड़ कर दिया। दोनों मित्र कलकत्ता जा पहुँचे। वहाँ श्याम बाजार में एक किराए का मकान लिया। 6 महीने का एडवांस दे दिया। नाम बदलकर रमेश और महेश रख लिया। महेश ने रमेश के ब्याह के लिए एक व्यापारी की बेटी से बातचीत चलाई। व्यापारी अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी लाडली बेटी 2 बार अलग अलग लड़कों के साथ घर से भागकर बदनामी के बाजार में खूब नाम कमा चुकी थी। रमेश के लिए विवाह प्रस्ताव तो दे दिया गया, किंतु पहला सवाल ये उठा कि लड़का का बाप कौन बनेगा और बाराती कहाँ से आएंगे। अरे भाई, सब भाड़े पर मिल जाते हैं। दैनिक 20 रुपये और पेट भर भोजन पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। उनमें से किसी एक को बाप और बाकी लोगों को बाराती बना देंगे। भाड़े के बाप और बारात को लेकर विवाह कार्य संपन्न हुआ। दहेज में बहुत से सामानों के साथ 10,000 रुपये नकद मिले। उसी रात को घड़ी, अंगूठी, हार और 10,000 नकद लेकर दोनों मित्र चंपत हो गए। कलकत्ता से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, दिल्ली, बड़ौदा, बम्बई होते हुए जब 2 वर्ष बाद वे लोग पुनः कलकत्ता वापस आए तो उनकी वेशभूषा और चेहरे मोहरे में काफ़ी बदलाव आ गया था। दोनों लखपति हो गए थे। बिल्कुल साहबी ठाट बाट हो गया था। दोनों सूट बूट टाई पहनकर क्लब, होटल, स्विमिंग पूल का चक्कर लगाते और कोई नया शिकार तलाशते रहते। हठात एक दिन होटल में उनकी मुलाकात एक अनिंद्य सुंदरी से हो गई। उसके बड़े भाई कौल साहब ने अपनी बहन से उन लोगों का परिचय कराया। दोनों भाई बहन कलकत्ता, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि घूमने के लिए आए थे। माँ बाप नहीं थे। करोड़ों के व्यवसाय के मालिक थे कौल साहब। अभी तक कौल साहब का विवाह नहीं हुआ था। उम्र अधिक नहीं थी। देखने में काफ़ी सौम्य, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व।
शादी के लिए ढेर सारे प्रस्ताव आ रहे थे, किंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक उनकी बहन सुनीता की शादी नहीं होगी वह ब्याह नहीं करेंगे। कौल साहब चाहते थे कि कोई सुंदर और सच्चा लड़का मिल जाए तो सुनीता की शादी कर दें। सुनीता के नाम से जितनी संपत्ति है वही उनके भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफ़ी होगी। कौल साहब की बातें सुनकर विघ्नराज ने अमरेश की ओर देखा। अमरेश ने विघ्नराज को आंख मारी। दूसरे दिन दोनों भाई बहन को डिनर के लिए होटल में आमंत्रित किया गया। बातचीत के दौरान अमरेश ने विघ्नराज की संपत्ति के बारे में बताते हुए कहा, जानते हैं कौल साहब, हमारा कारोबार वैसे कोई बड़ा नहीं है। पारादीप में 15 टालर, भुवनेश्वर में 30 ट्रक और चिंगुड़ी मछली पालन के लिए चिलिका में मात्र 200 एकड़ ज़मीन है। 2 छोटी छोटी इंडस्ट्री थी। देखभाल करने का समय नहीं मिलता था, इसलिए पिछले वर्ष बेच दी। सोचते हैं दिल्ली अथवा कलकत्ते में कोई नई इंडस्ट्री बैठाएंगे। हम लोग आपके समान उतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं, किंतु हमें अपने परिश्रम पर विश्वास है और जो मेहनत करता है उसे ईश्वर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। वाह, आपका विचार कितना अच्छा है। इतना बड़ा कारोबार होने पर भी आपके मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। आप तो जानते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी आक्रमण के कारण कश्मीर से भाग कर आए। हम लोग यानी हमारे माता पिता सिर्फ 11 रुपये लेकर दिल्ली आए थे। शुरू शुरू में वो पुराना डिब्बा खरीदते और बेचते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। इसी तरह धीरे धीरे बिजनेस करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले माँ और उसके बाद पिताजी हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए। सब कुछ रहकर भी अगर सिर पर माँ बाप का हाथ न रहे तो बड़ा अकेलापन महसूस होता है। इतना कहते कहते कौल साहब का गला रूंध गया। उन्होंने रुमाल से आंसू पोंछते हुए पुनः कहना शुरू किया, इतने बड़े कारोबार का भार अचानक मेरे कंधे पर आ पड़ेगा, मैं नहीं जानता था। मैं अकेला आदमी कहाँ कहाँ मारा फिरूं, किस किस को संभालूं। इसलिए इस तलाश में हूँ कि सुनीता के लिए कोई योग्य लड़का मिल जाए तो शादी करके आधा कारोबार उसको सौंप दूँ। लेकिन आजकल अच्छे आदमी कहाँ मिलते हैं। सबकी निगाह दहेज के रूप में मिलने वाली नकदी पर लगी रहती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का आदमी अपनी मेहनत पर विश्वास न करके दूसरे की धन संपत्ति को फोकट में हड़प लेने की ताक में रहता है। अच्छा, आप ही बताएं, यदि ऐसी मनोवृत्ति लेकर हम चलेंगे तो देश का क्या होगा? क्या कभी हमारा राष्ट्र जापान और अमेरिका की तरह विकास कर पाएगा? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। विघ्नराज और अमरेश दोनों ने कौल साहब के कथन के प्रति अपनी सहमति जताई। जब उन लोगों की बातें हो रही थी, सुनीता चुपचाप मुंह झुकाए बैठी थी। शायद बड़ों के बीच में बोलना उसे पसंद नहीं था। वह बड़ी शर्मीली लड़की थी। होटल से लौटने के बाद विघ्नराज ने अमरेश से पूछा, क्या अमरू, यहाँ दांव मारने से कैसा रहेगा? अरे पूछता क्या है, यही एक हाथ मारने पर तो हम मालामाल हो जाएंगे। देखते ही देखते करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। सुनीता से शादी कर तो उसका कारोबार संभाल लेना और मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना देना। शादी के बाद हम अपनी संपत्ति के बारे में सुनीता को क्या कहेंगे? विघ्नराज ने प्रश्न किया। अरे विवाह होने के बाद यदि उन्हें मालूम भी हो गया कि हम लोग फोकट में राम गिरधारी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कर लेंगे वे लोग? अमरेश ने ठहाका लगाते हुए कहा। तब ठीक है, तू जाकर विवाह प्रस्ताव दे आ, विघ्नराज ने कहा। दूसरे दिन विघ्नराज के विवाह का प्रस्ताव लेकर अमरेश कौल साहब के पास पहुंचा। कौल साहब पहले तो हिचकिचाए, फिर बोले, देखिए हम लोग रूढ़िवादी परिवार के हैं। यद्यपि विघ्नराज अच्छा लड़का है, फिर भी हमें उसके माँ बाप से बातचीत करनी होगी। इसके अलावा सुनीता से भी इस विषय में पूछना होगा। इसलिए अभी से मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़रूर ज़रूर, मैं विघ्नराज के पिताजी को बुला लाऊंगा। आपकी ओर से कौन बातचीत करेंगे? अमरेश ने पूछा। हमारे मामा, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। कौल साहब ने भी अपनी सहमति दी। बातचीत के अनुसार तिथि निश्चित की गई। विघ्नराज की ओर से उसका भाड़े का बाप आया। कौल साहब के मामू भी समय पर पहुंच गए। कुछ देर बातचीत चलने के बाद विवाह की तारीख तय हुई। उससे पहले निबंध करने की तिथि निश्चित की गई। सप्ताह भर बाद अमरेश को बुलाकर कौल साहब ने कहा, आप तो जानते हैं व्यापारी समुदाय का मनोभाव कैसा होता है। इसलिए निर्बंध के समय अगर आपको ओर से यथेष्ट गहने नहीं दिए गए तो समाज में चर्चा शुरू हो जाएगी। अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मुझे मालूम है कि आप इतना जल्द इतने सारे रुपए जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। मैं 3 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। आप उसी रुपए से सुनीता को हीरे का एक बढ़िया सेट देंगे ताकि हमारे कुटुंबजनों को बोलने का मौका न मिले।
वाह कौल साहब वाह, आप भी अच्छी बात करते हैं। ये सच है कि हम आपकी तरह बड़े व्यापारी नहीं हैं, किंतु क्या 3 लाख रुपया भी जुगाड़ नहीं कर सकते? इतना कहते हुए अमरेश ने कौल साहब का हाथ थाम लिया। अमरेश से सारी बातें सुनकर विघ्नराज ने कहा, क्यों नहीं ले आया 3 लाख का चेक? बेकार में शेख ही बघा रहा है। तेरी मूर्खामी कब जाएगी पता नहीं। यदि मैं चेक ले लेता तो कौल साहब को हमारे ऊपर शक नहीं होता। अमरेश ने विघ्नराज को समझाया। तो फिर इतने रुपए कहाँ से आएंगे? बैंक में 2.5 लाख रुपए हैं, बाकी पैसे तेरे भाड़े के बाप से सैकड़े 50 दर की दर से सूद पर ले आएंगे। निर्बंध के दिन बहू को हीरे का एक बेशकीमती सेट दिया गया। तय किया गया कि विवाह दिल्ली में संपन्न होगा। कौल साहब ने जिद की, बारात प्लेन से ही जाएगी। जितने लोग जाएंगे लिस्ट दे दें। 3-4 दिन में प्लेन टिकट होटल में आकर ही दे जाएंगे। 3-4 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। कौल साहब कहाँ गए क्या पता, हो सकता है दोनों भाई बहन दार्जिलिंग घूमने चले गए हों, विघ्नराज ने कहा। हाँ हो सकता है, किंतु खबर तो देनी चाहिए, अमरेश बोला। कई दिन बीत गए किंतु कोई खबर नहीं मिली। दार्जिलिंग जाकर भी कुछ पता नहीं चला। उन लोगों ने दिल्ली का जो पता दिया था उस जगह पहुंचने पर मालूम हुआ कि ऐसा कोई आदमी वहां कभी नहीं रहता था। हम लोगों ने कहीं गलत पता तो नहीं लिख लिया है? अमरेश ने अपनी शंका व्यक्त की। हो सकता है, चलो कलकत्ता चलकर देखते हैं, वहीं दोनों का पता लगेगा, विघ्नराज ने सुझाव दिया। कलकत्ता लौटकर उन्होंने देखा कि डेरे पर एक लिफाफा आया हुआ था। कौल साहब और सुनीता ने दोनों के नाम से चिट्ठी लिखी थी। लाओ मुझे देखने दो। इतना कहते हुए अमरेश ने विघ्नराज के हाथ से चिट्ठी छीनकर कहा, देखें क्या लिखा है। विघ्नराज का चेहरा उतर गया। वह एकटक अमरेश की ओर देखता रहा। चिट्ठी में केवल एक पंक्ति टाइप की गई थी, बंधुगढ़, इस व्यवसाय में हम लोग तुम लोगों से सीनियर हैं। तो ये थी विपिन बिहारी मिश्र की लिखी कहानी प्रतियोगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।